हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ और वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो पहला प्रश्न ये आता है कि क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या बात जानने को मिलेगी। एक पर्सन इंडिया में टैक्स देगा कि नहीं, ये बात पता है किस पे डिपेंडेंट है। ये बात डिपेंडेंट है रेजिडेंशियल स्टेटस पे। इनफैक्ट दो चीजों पे डिपेंडेंट है, वेदर अ पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया और नॉट इज डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स। वन इज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द अदर इज टाइप ऑफ इनकम। उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और उसकी इनकम किस प्रकार की है। और रेजिडेंशियल स्टेटस किस पे डिटरमिन होता है कि आप इंडिया में कितने दिन रहे हो। अगर आप इंडिया में अधिक दिन के लिए रहते हो तो आप कहलाते हो रेजिडेंट। अगर आप कम दिन के लिए रहते हो या नहीं रहते हो तो आप कहलाते हो नॉन रेजिडेंट। अब इनकम की बात कर लें। इनकम दो प्रकार की होती है, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम मतलब इंडिया से जो कमाए हो, फॉरेन इनकम मतलब विदेश से जो कमाए हो, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये कहलाती है ग्लोबल इनकम। ग्लोबल इनकम का मतलब इंडियन इनकम फॉरेन इनकम जोड़ दिया तो पूरे ग्लोब की इनकम। अगर आप रेजिडेंट हो तो हमारी सरकार कहती है आप मेरे अपने हो, और इसलिए दुनिया जहान की जितनी भी इनकम है, चाहे इंडियन इनकम हो, फॉरेन इनकम हो, पूरी की पूरी ग्लोबल इनकम पे टैक्स कहां देना है, इंडिया। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, यानी हमारे अपने नहीं हो, हमारी सरकार कह रही है आप नॉन रेजिडेंट हो, मेरे अपने नहीं हो, तो कोई बात नहीं। इंडियन इनकम, इनकम तो हमारी वजह से है ना, इंडियन इनकम पे टैक्स तुम्हें इंडिया में देना होगा। तो वाई आर वी लर्निंग दिस चैप्टर, सो एज टू नो कि कौन सी इनकम पे एक पर्सन को इंडिया में टैक्स देना है। अगर आप रेजिडेंट हो तो कौन सी इनकम पे दोगे, रेजिडेंट का मतलब अपने हो, ठीक है। इसलिए आप कौन सी इनकम पे टैक्स दोगे, दुनिया जहान की सारी इनकम पे, इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम। बट इन केस यू आर नॉन रेजिडेंट, यू हैव टू गिव ओनली एंड ओनली टैक्सेस ऑन योर इंडियन इनकम। अच्छा, अब रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन होता है, इसके भी चार रूल हैं। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग रूल है। अगर हमें यह जानना हो कि एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट, तो एक अलग नियम है, एक अलग रूल है। एचयूएफ जानना हो कि रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है तो अलग रूल है। एक कंपनी रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है ये जानना हो तो उसका एक डिफरेंट रूल है। अब बाकी सभी पर्सन के लिए कॉमन रूल है। लेकिन फिर भी कितने रूल हो गए, चार रूल हो गए रेजिडेंशियल स्टेटस के। वन फॉर इंडिविजुअल, अनदर फॉर एचयूएफ, थर्ड फॉर कंपनी एंड फोर्थ फॉर ऑल अदर पर्सन। तो इस तरीके से चार डिफरेंट रूल्स आपको देखने होंगे। आइए शुरू करते हैं आपके साथ। रेजिडेंशियल स्टेटस, डिफरेंट टैक्सेबल एंटिटीज। डिफरेंट टैक्सेबल एंटिटीज हम क्यों बात कर रहे हैं, अलग अलग रूल है ना, अलग अलग टैक्सेबल पर्संस के लिए। ऑल टैक्सेबल एंटिटीज आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। एक रूल इंडिविजुअल का है, दूसरा रूल एचयूएफ का है, तीसरा रूल कंपनी का है, और चौथा रूल फर्म और एनी अदर पर्सन। बाकी सारे इसी में आ जाएंगे। कौन कौन आएगा मैं आपको लिख भी दूं, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, एलए, ये सारे इसमें आ गए। तो कैसे याद रखेंगे, जल्दी से मेरे साथ साथ याद कीजिए। हमें चार रूल पढ़ने, एक रूल इंडिविजुअल का है, दूसरा रूल एचयूएफ का है, तीसरा रूल कंपनी का है, और बाकी सभी पर्सन के लिए एक सिंगल सेट ऑफ रूल है, ठीक है। जब हम इंडिविजुअल को क्लासीफाई करेंगे कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, तो हमें पता चलेगा वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। फिर फर्दर अगर वो रेजिडेंट होगा तो हम फर्दर जानने की कोशिश करेंगे कि वो रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरली रेजिडेंट है कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। इंडिविजुअल के केस में हम क्या जानेंगे, पहले कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट होगा तो हम फर्दर जानेंगे कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। अब ये क्या मतलब हुआ ऑर्डिनरली रेजिडेंट का,
अगर आप रेजिडेंट हो इस साल तो हम रेजिडेंट कहेंगे। ऑर्डिनरली रेजिडेंट का मतलब हुआ कि आप इस साल तो रेजिडेंट हो ही हो, आप जनरली रेजिडेंट रहते भी हो। ऑर्डिनरली रेजिडेंट का मतलब इस साल तो रेजिडेंट हो, आप ऑर्डिनरली भी मतलब नॉर्मली भी आप रेजिडेंट रहते हो, तो हम कहते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ, इस साल तो आप रेजिडेंट हो लेकिन नॉर्मली आप रेजिडेंट नहीं रहते हो, तो हम उसे बोलते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एक पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हर साल सेम होती है? नहीं। अगर इस प्रीवियस ईयर में हम 365 दिन इंडिया में रह गए तो रेजिडेंट है, अगले साल हम बाहर निकल गए, विदेश में चले गए और पूरे इंडिया में रहे ही नहीं एक भी दिन, हम नॉन रेजिडेंट हो गए। इंडिया के लिए हम नॉन रेजिडेंट हो गए, फिर उसके बाद वापस इंडिया चले आए, फिर हम इंडिया में ही रह रहे हैं तो फिर रेजिडेंट हो गए। तो रेजिडेंशियल स्टेटस एक ऐसी स्टेटस है जो हर साल एक पर्सन की चेंज हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है बस एक ही फैक्टर पे कि आप इंडिया में कितने दिन रहते हो। एचयूएफ के लिए हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? एचयूएफ के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही क्लासिफाई किया जाता है, तो यही रो यहां भी ले जाते हैं। हम देखेंगे कि एचयूएफ एक रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, लेकिन अगर वो रेजिडेंट है तो फिर फर्दर देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। लेकिन ध्यान दीजिए, डिटरमिन एक ही चीज करना है, लेकिन क्या तरीका भी एक ही है डिटरमिन करने का? नहीं, इंडिविजुअल के केस में डिटरमिन करने का रूल अलग है, ये सब पता लगाने का रूल एक ही है। पता लगाना एक ही चीज है, लगाना पता एक ही चीज है इंडिविजुअल रेशियो में, कि भाई रेजिडेंट की नॉन रेजिडेंट, फिर रेजिडेंट है तो ROR है कि RNOR है, पता एक ही चीज लगाना है, लेकिन पता लगाने का तरीका अलग अलग है। नाउ तीसरी बात, कंपनी। कंपनी के केस में हम ये जानेंगे कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं जानेंगे। अगर वो रेजिडेंट है तो फर्दर जानने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, जितना कम काम होगा आपके लिए उतना अच्छा है, राइट? एज एन स्टूडेंट यू विल फील कि हाँ भाई मुझे तो कम काम करना पड़ेगा एग्जाम में। नाउ फर्म और एनी अदर पर्सन, इनके केस में भी बस एक ही बात है, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, बस इतना ही जानना है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस, एन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कैन ईदर बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या नॉन रेजिडेंट। तो इंडिविजुअल एचयूएफ तीन तरीके के हो सकते हैं, एक रेजिडेंट और ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा, कुछ लोग हो सकता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, कुछ नॉन रेजिडेंट होंगे, लेकिन बाकी सभी ऐसे कंपनी मतलब तीसरा और चौथा वाला केस में क्या होगा कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, बस यही होगा। अच्छा, आप कहोगे सर कंपनी में भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट निकालना है, बाकी सभी पर्सन में भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट यही पता लगाना है? मैं कहूंगा पता एक ही चीज लगानी है, लेकिन पता लगाने का तरीका अलग है, ठीक है? तभी तो अलग अलग रूल है, तीसरा और चौथे का रूल अलग अलग है। पता लगाना एक ही चीज है, जैसे पहले और दूसरे में पता लगाना एक ही चीज है, लेकिन पता लगाने का तरीका अलग अलग होगा। डायग्रामेटिकली सेम बात को प्रेजेंट किया गया है। पर्सन कैन बी इफ द पर्सन इज इंडिविजुअल एचयूएफ, तो हम पता लगाएंगे रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, और अगर वो रेजिडेंट निकल गया तो हम पता लगाएंगे ऑर्डिनरली है कि नॉट ऑर्डिनरली है। लेकिन बाकी सभी केस में रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बस इतना ही पता लगाएंगे। पहला नंबर पॉइंट और दूसरा नंबर पॉइंट ये है, और तीसरा नंबर पॉइंट और चौथा नंबर पॉइंट के लिए ये है, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। जनरल पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है व्हाइल यू आर डिटरमिनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस? डिफरेंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर। हर प्रीवियस ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग हो सकती है, एक बार रेजिडेंट फिर नॉन रेजिडेंट फिर रेजिडेंट फिर नॉन रेजिडेंट, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है? Residential status is determined in respect of each previous year. In other words, the residential status of a person may vary from one previous year to another previous year. Right? Single status for each source of income. अब देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस पर्सन का होता है, किसी एक इनकम के सोर्स का नहीं, कि बिजनेस वाली इनकम के लिए ना तुम नॉन रेजिडेंट हो, बाकी अदर सोर्सेस की इनकम के लिए तुम रेजिडेंट हो, ऐसा नहीं होता। एक पर्सन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होता है, और जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस है उसकी वो सभी इनकम के लिए लागू हो रही है, राइट? तो रेजिडेंशियल स्टेटस ध्यान दीजिएगा इनकम के लिए नहीं है, वो पर्सन के लिए है।
A person can have only one residential status for a previous year, that is, he cannot be resident for one source of income and non-resident for another source of income. आप ऐसा नहीं कह सकते इस इनकम के लिए तो हम इसको रेजिडेंट मान लेते हैं, इस इनकम के लिए इसको नॉन रेजिडेंट मान लेते हैं, नहीं। इनकम की वजह से पर्सन थोड़ी ना रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो रहा है, वो तो स्टे की वजह से हो रहा है चेंज, स्टे इन इंडिया की वजह से हो रहा है। तो एक ही रेजिडेंशियल स्टेटस होगा एक पर्सन का फॉर अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, irrespective of whatever income he has. Now, impact of citizenship. रेजिडेंशियल स्टेटस आप इंडिया में कितने दिन रहते हो इस पे डिपेंडेंट होता है। सिटीजनशिप क्या चीज है? हालांकि सिटीजनशिप का लेना देना इनकम टैक्स से नहीं है, इसके लिए एक अलग कानून है जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। वो बताता है कि भारत का नागरिक कौन है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस और नागरिकता एकदम अलग अलग चीज है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सिटीजनशिप को भी यहां पे बताना बहुत आवश्यक है कि आप जाने भाई कि सिटीजनशिप क्या होती है। एक बात बताइए, आप सिटीजन हैं कि नहीं इंडिया के? आप इंडिया के सिटीजन हैं? आप कहेंगे हाँ भाई मैं तो भारत का नागरिक हूं। एक्चुअली मैं अभी पूछ के आपसे जवाब नहीं ले सकता, लेकिन जब मैं फेस टू फेस क्लास लेता था तो मैं बच्चों से पूछता था कि बताइए आप भारत के नागरिक हो, इसका आपके पास क्या सबूत है? तो एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर मेरे पास ना आधार कार्ड है, इसलिए मैं भारत का नागरिक हूं। तो हमने कहा ये तो अच्छा हुआ कि आधार कार्ड बन गया तुम्हारा, नहीं बना होता तो तुम भारत के नागरिक नहीं होते। और इसका मतलब यह भी हुआ कि आधार कार्ड तो पिछले 10-15 साल में ही आया है, ठीक है। यानी उसके पहले जो भी लोग हिंदुस्तान में थे वो भारत के नागरिक नहीं थे, क्योंकि आधार कार्ड तो अभी अभी आया है। तुम लोग तो जब पैदा हुए हो, जब से होश संभाले हो, तब से आधार कार्ड देख रहे हो, लेकिन हमारे साथ थोड़ी ना ऐसा है। हमारे तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बिना आधार कार्ड के भी गया है, और न जाने कितने सारे भारत में अभी भी ऐसे लोग होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, तो यानी वो भारत के नागरिक नहीं है। क्या एक्चुअली आपको बताता है कि आप भारत के नागरिक हो? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इंडियन सिटीजन का मतलब क्या होता है। क्या मैं ये बात आपको विथ रेफरेंस टू इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं? नहीं, ये सारी बात इंडियन सिटीजनशिप एक्ट से हो रही है, लेकिन ये बात बताना आवश्यक है ताकि आप नागरिकता को और रेजिडेंशियल स्टेटस को एकदम अलग अलग समझें, ठीक है। तो यहां पे ये बात लिखी हुई है, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अ सिटीजन ऑफ इंडिया मे बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। इंडिया का सिटीजन है तो वो रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। नागरिकता अलग चीज है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चीज है। नागरिकता मतलब इंडियन सिटीजन, रेजिडेंशियल स्टेटस वी आर डूइंग दिस चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सिटीजन। चलिए, इंडियन सिटीजन से दो तरीके से मिलती है। आप भारत के नागरिक दो तरीके से कहलाते हो, एक हो गया बाई बर्थ और दूसरा हो गया बाई रजिस्ट्रेशन। बताएंगे अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में। पहली बात जान लीजिए, आप सब भारत के नागरिक क्यों हो? क्योंकि आप भारत में पैदा हुए हो। बस भारत की नागरिकता के लिए क्या चाहिए? भारत में पैदा होना चाहिए और माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और आप भारत में पैदा हुए हो, तो आप क्या हो? इंडियन सिटीजन हो। तो पता है आप लोग क्यों इंडियन सिटीजन हो? क्योंकि आप ये कंडीशन मीट करते हो, आप इंडिया में पैदा हुए हो और माता पिता में से कोई एक इंडियन सिटीजन है। हालांकि ये कानून भी 1987 के बाद बना है। 1987 के पहले पता है हमारे देश में क्या कानून था? कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप इंडियन सिटीजन हो, माता पिता से कोई मतलब नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए 1987 के पहले की बात कर रहे हैं कि एक विदेशी जोड़ा भारत में आता है हनीमून के लिए, ठीक है। हनीमून वगैरह करके जब जाता है तो 3 जाते हैं, आते 2 हैं, लेकिन हनीमून करके जब जाते हैं तो 3 जाते हैं, ठीक है। एक नन्ना मुन्ना लेके जाते हैं। वो नन्ना मुन्ना इंडिया में पैदा हुआ है, पता है वो क्या है? इंडियन सिटीजन है।
जबकि वो विदेशी जोड़ा था, भारत का कोई माता पिता कोई भी भारतीय नहीं था, फिर भी वो इंडियन सिटीजन। ये पहले था, ठीक है, 1987 के पहले था। आप सब तो बहुत बात की पैदाइश हो, ठीक है। तो अब जो कानून है वो यही है, सिंपल सा कानून, कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो, माता पिता में से कोई एक भारतीय है, इंडियन सिटीजन है, तो आप भी इंडियन सिटीजन कहलाओगे। दूसरा तरीका होता है भाई रजिस्ट्रेशन। आपने सुना है कभी कि हम नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री। आपने यहां ऐसे सुना होगा कि इंडिया का ये बंदा है, वो यूएस में जाके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। या जितने भी लोग भी यहाँ पे इंडिया में फ्रॉड्स करते हैं, आपने सुना होगा कि उन्होंने बाहर की नागरिकता ले ली, सिटीजनशिप ले ली, राइट। जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह के बारे में आप सुनते हो कि इंडिया से पैसा इतने रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड करके ये बंदा इंडिया से छोड़ के चला गया, तो वो जाके क्या करते हैं, दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेते। तो सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन का भी तरीका होता है, ठीक है। और मोटा मोटी दुनिया में हर देश में मोटा मोटी यही कानून है। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया का ये कानून है कि इंडिया में पैदा हुए हो तो इंडिया के सिटीजनशिप है। अमेरिका में भी यही है कि अमेरिका में पैदा हुए तो अमेरिका के सिटीजन हो। और दूसरा भी रजिस्ट्रेशन वाला भी मोटा मोटी वही क्राइटेरिया है। तो हर जगह दुनिया में लगभग एक जैसा क्राइटेरिया चल रहा है सिटीजनशिप का। अब ये रजिस्ट्रेशन भी कोई भी करा सकता है ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन हर कोई ले सकता है ऐसा नहीं है। इसके लिए भी कंडीशन है, आप या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और या फिर मैरिड टू इंडियन सिटीजन हो, तो आप अप्लाई कर दोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब यह है कि आपका ओरिजिन इंडिया है। एंड व्हाट इज ओरिजिन इंडिया? आप खुद, आपके माता पिता, आपके दादा दादी या नाना नानी, फिर से सुनिए, आप खुद, आपके माता पिता, आपके दादा दादी या फिर आपके नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो कहलाता है कि आपकी जड़ें जो हैं, ओरिजिन, आपकी जड़ें जो हैं वो कहां की है? हिंदुस्तान की है। और इसलिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है? 14 अगस्त 1947 तक हमारा देश अनडिवाइडेड इंडिया था। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश तो आजाद हुआ, लेकिन क्या आपको पता है उसी दिन हमारे देश का बंटवारा भी हो गया था। इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। और जो आज का बांग्लादेश है ना, वो भी उसी समय इंडिया से हट गया था। वो उस समय कहलाता था ईस्ट पाकिस्तान, और फिर बाद में पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई हुई और पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और ईस्ट पाकिस्तान कहलाने लग गया बांग्लादेश। लेकिन हिंदुस्तान से, हमारे देश से तो बांग्लादेश भी 14 अगस्त 1947 तक ही साथ था। 15 अगस्त 1947 को तो बांग्लादेश भी चला गया था। तो 14 अगस्त 1947 तक अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय अनडिवाइडेड इंडिया? जो आज का इंडिया है, जो आज का पाकिस्तान है और जो आज बांग्लादेश है, ये तीनों मिल के थे अनडिवाइडेड इंडिया। कब तक? 14 अगस्त 1947 तक। तो अगर आप, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी या नाना नानी इस समय या इसके पूर्व, इस डेट से पहले इंडिया में अगर पैदा हुए थे, तो आप क्या कहलाते हो? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आप आ जाइए, एक एप्लीकेशन लगाइए भारत सरकार को, भारत सरकार आपको नागरिकता दे देगी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके दादाजी पता है कहां पैदा हुए थे? पंजाब में, ठीक है। और फिर दादाजी आपके लंदन शिफ्ट हो गए, वहां आपके पापा पैदा हुए, फिर उसके बाद पापा को आप पैदा हुए, राइट। कहां पैदा हुए हो आप? लंदन में पैदा हुए। आपके पिताजी भी लंदन में पैदा हुए। दादाजी कब पैदा हुए थे? कहां पैदा हुए थे? पंजाब में पैदा हुए थे 1947, 14 अगस्त 1947 के पहले। तो पता है अब भारत सरकार क्या कहती है? कहती है आपकी जड़ें हिंदुस्तान से हैं। भाई आपकी जड़ें तो हिंदुस्तान से, दादाजी यहां पैदा हुए थे, ठीक है।
तो आप अगर हिंदुस्तान आए, लंदन से आए और भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करोगे तो सरकार आपको भारत की नागरिकता दे देगी। अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं बनोगे। बाय डिफॉल्ट कैसे बनते हो? पैदा हो जाओ, बन गए, माता पिता में से एक इंडियन सिटीजन हो। तो पहली कंडीशन में आप जाओगे यहां पे बाय बर्थ, ठीक है, आप खुद ही पैदा हुए थे 14 अगस्त 1947 के पहले इंडिया में, ठीक है, और अब आप बाहर रहते हो, आप चाहो तो इंडिया आके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसी समय आप बाहर चले गए थे तो आप आके अप्लाई कर सकते हो। आप कहोगे सर हम पहले ही पैदा हुए थे तो फिर अप्लाई करने की क्या जरूरत हो गई, हम तो इंडियन सिटीजन है ही नहीं। बेटा, हमारे देश का इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो कानून है ये बना ही कब है? ये तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा संविधान बना, संविधान बनने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। अगर पहले से हमारे देश में सिटीजनशिप जैसा कोई कानून होता तो अंग्रेज आके 200 साल हमारे देश पे राज तो ही ना कर लेते। फिर तो हमारे देश की भी अगर नागरिकता होती तो हम कहते हैं नागरिकता लिए हो, वीजा नहीं तो वीजा पे रहोगे तुम। हम हफ्ते 10 दिन के वीजा पे उनको रखते, 200 साल तक आके कोई देश में हमारे राज तो ही ना कर लेता। अरे हमारे देश में कोई ऐसा कानून ही नहीं था, अरे हमारे देश का कोई संविधान ही नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई इस तरीके का सिटीजनशिप एक्ट नहीं था, जिसको मर्जी रह ले। तो हमारा देश आजाद होने के बाद सिटीजनशिप एक्ट बना। तो जो लोग हमारे देश की आजादी से पहले ही यहां पैदा हुए और फिर कहीं छटक गए तो वो बेचारे तो अब वापस से सिटीजनशिप एक्ट के तहत उनको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात और भी बता दें कि 14 अगस्त 1947 के बाद अगले दिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो जितने लोग हमारे देश में थे उन सभी को इंडियन सिटीजन मान भी लिया गया, तो उनको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप पूछोगे सर उनको भी अप्लाई करना पड़ा था? नहीं, वो जितने लोग उस समय इंडिया में थे तो उनको बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन मान लिया गया था। चलिए, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कर रहा हूं जबकि इतनी बात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, एज बिकॉज यू आर स्टडीइंग इनकम टैक्स एंड नॉट द सिटीजनशिप एक्ट। तो ये वाली बात समझ में आ गई, कौन कौन इस डेट तक या इसके पहले पैदा हुआ हो। अच्छा, आपके दादाजी, हमने कहा पंजाब में पैदा हुए थे, अगर आपके दादाजी लाहौर में पैदा हुए होते तो, जो कि पाकिस्तान में है, कब? 1945 में, तब भी आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते, क्योंकि लाहौर उस समय पाकिस्तान में है और पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था। तो चाहे इंडिया आज का पाकिस्तान, चाहे आज का बांग्लादेश, कहीं भी पैदा हुए वो अनडिवाइडेड इंडिया था, राइट। नो, दूसरी बात है मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। दूसरे देशों में भी यही होता है, ठीक है, कि आप या तो उस देश के ओरिजिन के हो या फिर आप जाके उस देश में शादी कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यूएस की सिटीजनशिप चाहिए, ठीक है, अमेरिका जाइए, गोरी मेम वहां पटाइए और शादी कर लीजिए, पता है आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, आप अप्लाई कीजिए, मिल जाएगी। तो हमारे देश की भी किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो क्या करना होगा? वो इंडिया आए बंदा, यहां आके शादी कर ले, किससे? किसी इंडियन सिटीजन से, ठीक है। तो मान लीजिए विदेश से कोई लड़का इंडिया घूमने आता है और यहाँ की किसी लड़की को पसंद कर लेता है, शादी कर लेता है, तो वो चाहे तो अब इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल भी जाएगी, ठीक है। देखिए, इसका बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप का एक मूवी में दिखाया गया। कितने लोगों ने देखी है वो मूवी, अब लौट चले? इसमें ऐश्वर्या राय है, हमारी मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय, और अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना थोड़ा लेस पॉपुलर हीरो है, पता नहीं आप लोग जानते भी होंगे कि नहीं। विनोद खन्ना, अब विनोद खन्ना कहां से जानोगे जब अक्षय खन्ना नहीं जानते। विनोद खन्ना लेकिन पॉपुलर हीरो थे, इसलिए मैं उनका रेफरेंस ले रहा हूं। विनोद खन्ना के बेटे हैं अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय, उनकी ये मूवी थी। और इसमें सिटीजनशिप का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मैं तो कहूंगा एक बार आप जरूर देख लेना। मूवी है अब लौट चले। मैं उसका रेफरेंस लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस मूवी में क्या होता है कि दिखाता है अक्षय खन्ना है, अक्षय कुमार नहीं, अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय इंडिया के दो अलग अलग कोने में रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं है। और दोनों की स्टोरी पैरेलल दिखा रहा है मूवी में। दिखाता है कि ये दोनों लोग अनजान हैं एक दूसरे से और दोनों बहुत इंडिया से परेशान हैं, बड़े त्रस्त है। कहते कैसा देश है यहाँ, पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिलती, कौन रहना चाहेगा ऐसे देश में,
कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसा उस मूवी में दिखाता है। और दोनों लोग अपना दिमाग मन बना रहे हैं कि इंडिया छोड़ के जाएं, साथ में मन बना रहे नहीं, दोनों अलग अलग देश के कोने में है, ठीक है। दोनों लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग इंडिया छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने प्लान किया कि हम यूएस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, राइट। तो अब ये दोनों घर से निकलते हैं अपने अपने यूएस जाने के लिए, और एयरपोर्ट पे भी ये लोग टकराते हैं, ठीक है। टक्कर होती है, इनकी दौड़ भाग रहे थे तो उसी में लड़ जाते हैं, ठीक है। फिर फ्लाइट से उतरते हैं, जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री में भी एक दो जगह जहां नौकरी मांगने जा रहे हैं वहां इधर उधर कहीं ना कहीं लोग टकराते रहते हैं। अब ये तो जानती हो हिंदी सिनेमा की ये खासियत है, ठीक है। और हिंदी सिनेमा की क्यों खासियत है ये तो आप सभी जानते हो कि जोड़िया ऊपर वाला बनाता है, ठीक है, और वो मिलाने के बहाने बनाता है। तो ये बार बार ये लोग मिल रहे थे, और ये बार बार मिलने में टकराने में ऐश्वर्या राय को अक्षय खन्ना से प्यार हो जाता है, राइट। और ये अक्षय खन्ना को पटाने के लिए पूरी मेहनत भी करती है, उनके लिए गाना भी गाती हैं। मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूँ, सारी दुनिया से कह दूंगी तुझसे प्यार मैं करती हूँ, ओ मेरा दिल तेरा दीवाना। लेकिन अक्षय खन्ना बिल्कुल भी नहीं पटता। वो कहते हैं ना सख्त लौंडा, एकदम एकदम बिल्कुल नहीं पटेंगे। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। अब बात आती है कि क्यों नहीं पटेंगे, क्योंकि अक्षय खन्ना एक यूएस की लड़की को पटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्यों? अब जल्दी से दिमाग लगाइए क्यों। क्योंकि अदरवाइज तो ये इंडिया से गए ना, वीजा पे रह रहे हैं, खर्चा लग रहा है, वीजा चार्जेस पे करने होते हैं। अब जितने दिन किसी देश में रहते हो एक लिमिट है, उससे ज्यादा रह भी नहीं सकते, उसे वहीं सेटल होना है। और सेटल होने के लिए उसे क्या चाहिए? सिटीजनशिप चाहिए यूएस की। सिटीजनशिप कैसे मिलती है? वहां पैदा हुए हो। तो अक्षय खन्ना पैदा तो हुआ नहीं था। दूसरा, उस देश के ओरिजिन से रिलेट करते हो, भाई उसके बाप दादा कहीं भी अमेरिका में पैदा नहीं हुए थे, अब क्या करें? तो तीसरी कंडीशन पे आते हैं कि वहां शादी कर लो, तो यूएस सिटीजन से ही शादी करनी पड़ेगी ना, तब होगा, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसा कर रहा था। तो वो एक रियल कॉन्सेप्ट है जिससे एक बात क्लियर हो रही थी कि सिटीजनशिप के लिए कैसे करते हैं। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, हर देश में सिटीजनशिप के लिए भी अलग अलग नाम है। जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड बोलते हैं, तो कभी आप ग्रीन कार्ड सुने तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ग्रीन कार्ड, फलाना कार्ड, धमाका कार्ड, ऐसे ऐसे हर देश में सिटीजनशिप के अलग अलग नाम है। और कुछ एडिशनल कंडीशन भी है। मैंने अपने देश की कंडीशन बताई, दुनिया के हर देश की नहीं बताई है। कुछ देश हमारे दुनिया में ऐसे भी हैं जो कहते हैं अगर इतना पैसा लेके अपने देश से आ जाओगे सिटीजनशिप दे देंगे, भाई हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तो ये जो भी हमारे देश में फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं ना, ढेर सारा पैसा लेके विदेश में जाते हैं, उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। क्योंकि बहुत सारे देश सिटीजनशिप देते हैं कितना पैसा लेके आए हो, उनका क्राइटेरिया इतना रुपया लेके आओगे अपने देश से तो हम सिटीजनशिप दे देंगे। कोई शादी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है तुमको यहाँ। क्लियर है? हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश का बस इतना ही लॉ है, मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। अच्छा, जब भी ये वाली क्लास होती है ना, तो बच्चे उसके बाद दुनिया भर की बातें करते हैं, कहते हैं सर वो मूवी बीच में जो छोड़ दिए थे उसको कंप्लीट करा दीजिए। तो हालांकि मेरा काम इनकम टैक्स पढ़ाना है, मूवी कंप्लीट कराना नहीं है, वो आप देख लेना। लेकिन फिर भी चलिए शॉर्ट में आपको बता देते हैं फिर क्या होता है। तो आपको भी पता है कि इंडियन लड़के को इंडियन लड़की ही भाएगी, वही बहू बन के घर में आ सकती है, वो विदेशी लड़कियां थोड़ी ना चलेंगी। तो बाद में उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये लड़की नहीं चलेगी, ठीक है, और ये देश भी नहीं चलेगा, राइट। उसके मन में गाने बजने लग जाते हैं, मेरा भारत महान, और फिर ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना दोनों भारत आ जाते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं एंड हैप्पी एंडिंग लाइक एनी अदर मूवी। चलिए, कंट्री स्पेसिफिक, a person can have same residential status in more than one country। अच्छा, क्या एक पर्सन का सेम रेजिडेंशियल स्टेटस मोर देन वन कंट्री में हो सकता है? मतलब आप रेजिडेंट इन इंडिया और रेजिडेंट इन दुबई दोनों हो सकते हो एक ही साल में। हाँ, अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन होता है बस एक ही चीज पे, नागरिकता एक बार में एक ही देश की होती है। सिटीजनशिप यू कैन हैव ओनली ऑफ वन कंट्री एट अ टाइम।
जैसे ही आपने यूएस की सिटीजनशिप ली, इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो गई, आप नागरिक एक ही देश के हो सकते हो एक बार में। आप रेजिडेंट 4 देश में एक बार में भी हो सकते हो। रेजिडेंट होने के लिए आपको उस देश में उतने दिन रहना होता है जितना उस देश की कंडीशन है। जैसे इंडिया में रेजिडेंट बनने के लिए आपको 182 डेज रहना है, ठीक है। मान लीजिए दुबई में 90 डेज रहना है रेजिडेंट होने के लिए। अरे तो आप 182 डेज इंडिया में रह लिए, फिर जाके 90 डेज दुबई में रह लिए, तो वहां भी रेजिडेंट हो, यहां भी रेजिडेंट हो। किसी तीसरे कंट्री की कंडीशन थी कि 60 दिन ही रहना है, आप 60 दिन रहे, वहां भी रेजिडेंट हो गए, तो आप एक ही साल में 4 देश में रेजिडेंट हो सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। बट नागरिकता एक बार में एक ही देश की हो सकती है। अच्छा, मैं जब ये बात कहता हूं तो फिर इस पे भी आर्ग्यूमेंट होता है, और ये पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है। मैं क्लियर कर देता हूं बिना ज्यादा पॉलिटिकल बात किए। देयर हैज बीन चार्जेस ऑन राहुल गांधी कि उनके पास 2 देश की नागरिकता है, ठीक है। इंडियन सिटीजन भी हैं और वो किसी और देश के भी सिटीजन हैं, और बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स ने ऐसे चार्जेस कई बार लगाए भी हैं और प्रूफ भी सबमिट किया है, ठीक है। आप कहोगे कि सर, अगर कल को आपको सुनने में आया ऐसी कोई बात तो आप कहोगे सर ने तो सिखाया था कि नागरिकता एक ही देश की हो सकती है, तो फिर इनके पास कैसे 2 है? तो मैं कहूंगा बेटा ये सब मुझे भी नहीं मालूम, ये सब देश चलाने वाले लोग हैं, इनके पास क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। नियम क्या है वो मुझे मालूम है, और नागरिकता एक बार में एक ही देश की हो सकती है। ये बड़े लोग जो देश चलाते हैं भाई, इनके लिए आई डू नॉट नो कि कोई भी नियम समान तौर पे नहीं चलते हैं, एंड आई शुड नॉट डिस्कस ऑल दिस थिंग विथ यू, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। अगली क्लास में आएंगे तो रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल शुरू करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमें सीखना होगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कैसे डिटरमिन होता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।